कक्षा 10th बी के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग इतिहास में पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे आपने अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी थी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना भी बदल गई। तो देखें कि किस तरह यह भावना पैदा हुई। तो दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना जो है उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ जुड़ गई। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न, दमन ने साझा भाव से विभिन्न समूहों को एक दूसरे से एकजुट बना दिया, एक दूसरे से बांध दिया। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं दिखाई देता था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने में भी अलग था। पहले की एक और पुस्तक में भी आप लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया है। वहां आप लोगों ने 20वीं सदी के पहले दशक की कहानी पढ़ी थी। इस पाठ में हम लोग 1920 के दशक से आगे के बारे में अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चले देखें कि पहला विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन। उन्नीस के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन एक नए इलाकों तक फैल गया था। उनमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां जो हैं सामने आ गई थी। इन बदलावों को हम समझे, देखे और उनके बारे में यह देखे कि इनका क्या परिणाम हुआ। तो सबसे पहले हम देखें कि विश्व युद्ध ने 1914 में बच्चों प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण रक्षा व्यय में भी भारी जो है इजाफा हो गया। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर अब कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि कर दी गई। सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया। 1913 से लेकर 1918 के बीच कीमतें जो हैं अब पहले से 2 गुनी हो गई, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें और अधिक जो है समस्याएं बढ़ गई। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में लोगों में व्यापक गुस्सा बढ़ गया। 1918, 19 और 1920-21 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक अभाव हो गया। उसके बाद सत्याग्रह विचार आया, सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत अफ्रीका से बच्चों अतिलक प्रश्न है कि महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। याद रखना, इससे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और 1915 में ये भारत लौटे और उन्होंने एक नए आंदोलन को ला दिया। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था।
कोई भी बात सत्य के रास्ते पर चलकर ही सही मार्ग के द्वारा जिसमें हिंसा न हो अपनाया गांधी जी ने। और इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की नहीं आवश्यकता होती थी। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना जो सत्याग्रही थे, केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर अब सत्याग्रह आंदोलन चलाया। याद रखना बच्चों, 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। 1917 तिथि याद रखना। और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यानी पहला आंदोलन 1917 में उनका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। उसके बाद 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। तो 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जो है अहमदाबाद पहुंचे। उसके बाद आंदोलन को चलाने के लिए कई नियम बने। उसके बाद रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है बच्चों, देखेंगे कि इस कामयाबी में उत्साहित गांधी जी ने 1919 प्रस्तावित रॉलेट एक्ट, जो अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट चलाया गया था, तो 1919 तिथि याद रखना। उस आंदोलन के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। भारतीय सदस्यों में भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ जो है अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल में शुरू होना पड़ा। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों को आयोजित किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीफोन जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। उसके बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। उसके बाद याद रखना बच्चों, अमृतसर में एक कांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए जुटे थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने कारण यहाँ जुटे लोगों को यह मालूम नहीं था
कि इलाके में मार्शल लॉ लागू हो गया है, यहाँ कानून पारित हो गया है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर जनरल डायर ने आदेश दे दिया और सिपाहियों ने गोली बरसानी शुरू कर दी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। अब जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर जो है पूरे देश में, अब शहरों में, गांवों में फैलने लगी, इसके खिलाफ लोग जो है सड़कों पर उतर आए, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। भले ही रोलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। रोलेट एक्ट महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका यह विश्वास था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना कोई भी आंदोलन जो है सफल नहीं हो सकता है। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सके। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें चारों तरफ फैली थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता जिसको खलीफा कहा जाता है, ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी है। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। बच्चों, असहयोग आंदोलन क्यों जरूरी था? तो गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, याद रखना, गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, याद रखना, गांधी जी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर जो अंग्रेजी शासन है उस अंग्रेजी शासन को खत्म कर दिया जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? इसके लिए गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से किए जाए। तो सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां जो है लौटा देनी चाहिए। जो भी पदवी दी गई है उस पदवियों को सरकार को लौटा दे और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। तो 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में, यानी पूरे देश में अपनी यात्रा शुरू कर दिए। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों में भाग लेने लगे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं।
सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगता था कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमत नहीं बन पाएगी। आखिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में, याद रखना बच्चों, एक अतिलक प्रश्न का उत्तर है कि असहयोग आंदोलन कब। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उनके अर्थ अलग अलग थे। उसके बाद शहरों में आंदोलन शुरू हुए, ग्रामीण इलाकों में आंदोलन शुरू हुए। सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बागानों में काम करने वाले लोगों ने भी गांधी जी का सहयोग दिया। अब उसके बाद अगले दिन हम लोग बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखकर आप लोग पढ़कर छोटे छोटे प्रश्नों को खोजिएगा, याद कीजिएगा।